एक भव्य एस्टेट के ऊपर रात का आसमान रंग बिरंगी आतिशबाजी के चमकदार धमाकों से भर गया था, जो दर्शाता था कि एक बड़ा उत्सव हो रहा है। फैंसी बॉलरूम के अंदर एक स्ट्रिंग चौकड़ी ने शानदार संगीत बजाया और उच्च समाज के मेहमान आपस में मिल रहे थे, नाच रहे थे और पार्टी का आनंद ले रहे थे। भीड़ का ध्यान आकर्षित करने के लिए किसी ने वाइन के गिलास पर चम्मच से थपथपाया, जिसकी स्पष्ट आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। सभी मेहमानों ने अपना ध्यान बॉलरूम के सामने वाली बालकनी की ओर लगाया। वहां पार्टी के मेजबान पिग्गी और सिंक्लेयर खड़े थे। स्पष्ट रूप से घबराए और पसीने से तर पिग्गी ने बोलना शुरू किया और उन्हें ओरेकल क्लब के सदस्यों के रूप में पेश किया। मंच के डर से कांपते हुए पिग्गी ने हकलाते हुए सभी मेहमानों को आने के लिए धन्यवाद कहा। फिर उन्होंने घोषणा की कि उनके क्लब की उपाध्यक्ष डोलोरेस आधिकारिक स्वागत भाषण देंगी। वे तीनों एक साथ खड़े होकर नीचे बॉलरूम में उमड़ी उत्सुकता से भरी भीड़ को देख रहे थे। डोलोरेस ने गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया। आत्मविश्वास से आगे बढ़ते हुए उन्होंने अपने दिल पर हाथ रखा और शालीनता से अपना भाषण शुरू किया। इस खास मौके पर उनके साथ शामिल होने के लिए एक बार फिर सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। बालकनी से अपना भाषण जारी रखते हुए डोलोरेस ने उपस्थित लोगों को समझाया कि वे इस पार्टी को वित्तीय जगत के सम्मानित वरिष्ठों का व्यक्तिगत रूप से अभिवादन करने का एक अनमोल अवसर मानते हैं। बोलते हुए उन्होंने अपने हाथ जोड़े और उनसे एक चमकदार सुनहरी रोशनी चमकने लगी, जो उनकी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन था। उन्होंने एक सच्ची कामना के साथ अपना भाषण समाप्त किया, यह आशा करते हुए कि उस शाम बने रिश्ते अल्पकालिक नहीं होंगे बल्कि स्थायी रिश्तों में बदल जाएंगे। सुनहरी रोशनी पूरे बॉलरूम में फैल गई और मेहमानों को अपनी गर्म पवित्र चमक में नहला दिया। वे सभी विस्मय से ऊपर देख रहे थे और उस शक्तिशाली आशीर्वाद से पूरी तरह मंत्रमुग्ध थे। एक मेहमान ने आश्चर्यचकित भाव से ऊपर देखते हुए अपने दोस्त से कहा कि यह जरूर उस संत का पौराणिक आशीर्वाद होगा। यह देखते हुए कि यह कितना चकाचौंध भरा था, मंत्रमुग्ध भीड़ से अनभिज्ञ एक और व्यक्ति चुपचाप पार्टी में आगे बढ़ गया। वह वाकिर था, जो वेटर के वेश में था और उसके चेहरे का ऊपरी आधा हिस्सा एक नकाबपोश मुखौटे से ढका हुआ था। वह शराब के गिलासों की एक ट्रे लिए हुए था और उसकी अभिव्यक्ति समझ से परे थी, क्योंकि वह उस दृश्य को देख रहा था जिसकी उसने और डोलोरेस ने इतनी सावधानी से योजना बनाई थी। कहानी चांदनी रात में छत पर डोलोरेस और नाइट हाउंड के बीच हुई बातचीत की याद दिलाती है, जिसमें बताया गया है कि यह भव्य पार्टी कैसे आयोजित की गई थी। उसकी योजना सुनकर डोलोरेस चौंक गई थी। एक पार्टी? नाइट हाउंड ने इसकी पुष्टि करते हुए उसे एक शानदार पार्टी आयोजित करने और साम्राज्य के सभी धनी कुलीनों को निमंत्रण भेजने का आदेश दिया। डेमियन डी बुर्जुआ मुख्य अतिथि होने के कारण उन्होंने उसे आश्वस्त किया कि चूंकि ओरेकल क्लब की अविश्वसनीय सफलता की अफवाहें वित्तीय जगत में पहले ही फैल चुकी हैं, इसलिए उनकी प्रतिष्ठा इस बात की गारंटी होगी कि निमंत्रणों को गंभीरता से लिया जाएगा। हालांकि डोलोरेस अभी भी व्यावहारिक पहलू को लेकर चिंतित थी और पूछ रही थी कि वे इतने महंगे आयोजन का खर्च कैसे उठा पाएंगे। जैसे ही उसने उसकी ओर देखा, उसके चेहरे पर एहसास का भाव आ गया और उसने उसकी अनकही बात की पुष्टि की। नाइट हाउंड ने बताया कि उनके निवेश से इतना ज्यादा मुनाफा हुआ है कि अपने सभी निवेशकों को बड़े लाभांश के साथ भुगतान करने के बाद भी उनके पास पार्टी का खर्च उठाने के लिए पर्याप्त से ज्यादा पैसा बच जाएगा। आर्थिक चिंताओं का समाधान हो जाने के बाद डोलोरेस को एक नई चिंता ने जकड़ लिया। उसने घबराहट में अपने हाथ जोड़ लिए। उसके चेहरे पर आत्मसंदेह था। उसने नीचे देखा और धीरे से पूछा कि क्या वह सचमुच इतने शक्तिशाली और महत्वपूर्ण लोगों से भरी पार्टी की सफलतापूर्वक मेजबानी कर पाएगी। उसकी ओर देखते हुए नाइट हाउंड ने एक सरल आश्वासन दिया। उसने उसे बताया कि वह भी पार्टी में चुपके से घुसने की योजना बना रहा है। उसकी आंखें आश्चर्य और राहत से चौड़ी हो गईं। वह खड़ा हुआ और समझाया कि डेमियन से संपर्क करने के लिए उसे वहां मौजूद होना जरूरी है। यह सुनकर कि वह उसके साथ वहां होगा, डोलोरेस का आत्मविश्वास पूरी तरह से लौट आया। उसका चेहरा एक उज्ज्वल, दृढ़ मुस्कान से चमक उठा। नए उत्साह से हाथ मिलाते हुए उसने घोषणा की कि अगर वह वहां होगा तो वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी और अपना सर्वश्रेष्ठ देगी। पार्टी में वापस वाकिर एक वेटर का वेश धारण करके भीड़ के बीच से गुजरा। उसने संतोष के साथ देखा कि अपनी पिछली चिंताओं के बावजूद डोलोरेस मेजबान की भूमिका बखूबी निभा रही थी। हालांकि उसकी मुख्य चिंता यह थी कि क्या उनके मुख्य लक्ष्य ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। उसने कमरे को देखा
जो साम्राज्य के वित्तीय जगत की प्रसिद्ध हस्तियों से भरा था, और सोच रहा था कि क्या डेमियन डी बुर्जुआ उनमें से एक है। एक खंभे के पीछे से झांकते हुए उसकी नजरें मेहमानों पर गौर से पड़ीं। जल्द ही एक छोटी सी विजयी मुस्कान उसके होठों पर आ गई, क्योंकि उसे आखिरकार अपना लक्ष्य मिल गया। एक निजी लाउंज क्षेत्र में बैठे रेड वाइन का गिलास पीते हुए वह व्यक्ति स्वयं इंपीरियल मिंट के निदेशक डेमियन डी बुर्जुआ थेड डेमियन अपने दोस्तों के साथ पार्टी के मेजबानों के बारे में चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अफवाह छात्र निवेश क्लब के बारे में जो कहा गया था वह सच था। उन्होंने न केवल एक नकली टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया था, बल्कि खूब दौलत भी कमाई थी। पार्टी का विशाल आकार और विलासिता उनकी सफलता का निर्विवाद प्रमाण थी। उनके साथ मौजूद एक व्यक्ति ने टिप्पणी की कि छात्रों ने पैसे की ताकत के बारे में एक मूल्यवान सबक सीखा होगा, जिससे पता चलता है कि अब वे समझ गए होंगे कि इससे कुछ भी हासिल किया जा सकता है। हालांकि एक अन्य व्यक्ति इससे असहमत था और तर्क दिया कि पैसा शक्तिशाली होते हुए भी सर्वशक्तिमान नहीं है। उसने उन चीजों के बारे में एक अलंकारिक प्रश्न पूछा जो पैसा हल नहीं कर सकता। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए उसने एक उदाहरण दिया, जिसमें बताया कि उदाहरण के लिए पैसा मरे हुओं को जिंदा नहीं कर सकता। इस मासूम सी दिखने वाली टिप्पणी का डेमियन पर गहरा असर पड़ा। उसके चेहरे पर तुरंत गहरा भाव आ गया। उसका चेहरा गहरे दर्द या गुस्से से मुड़ गया और उसने अपना वाइन ग्लास कसकर पकड़ लिया। इस विषय ने स्पष्ट रूप से एक गहरी और निजी नस को छुआ था। मरे हुओं को जिंदा न कर पाने की इस सहज टिप्पणी ने डेमियन को जबरदस्त चोट पहुंचाई। उसका हाथ कांप उठा, उसके गिलास में शराब छलक गई और उसके दोस्त उसकी अचानक तेज प्रतिक्रिया देखकर स्तब्ध रह गए। बिना एक शब्द कहे वह अचानक जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। असमंजस में उनमें से एक ने पूछा कि निर्देशक डेमियन कहाँ जा रहे हैं। खुद को संभालने की कोशिश करते हुए डेमियन ने उनकी ओर पीठ कर ली और एक छोटा सा बहाना बनाकर बताया कि उसे शराब की वजह से थोड़ी गर्मी लग रही है और वह बस ताज़ी हवा के लिए बाहर निकला था। जैसे ही वह चला गया, उसके दोस्त असमंजस में पड़ गए। सोच रहे थे कि उन्होंने ऐसा क्या कह दिया होगा जिससे उसके चेहरे पर इतना गहरा भाव आ गया। दूर से विकर, जो अभी भी वेटर के भेष में था, पूरी बातचीत देख रहा था। उसे अपना मौका दिख गया। डेमियन पूर्णिमा के चांद के नीचे अकेले खड़े होकर एक शांत बालकनी में शरण लेने लगा और स्पष्ट रूप से उस बातचीत से उपजी दर्दनाक यादों को शांत करने की कोशिश कर रहा था। उसके पीछे से आई एक आवाज ने जल्द ही उसके अकेलेपन को तोड़ दिया। यह नकाबपोश वेटर विकर था जो उसके पीछे पीछे आया था। वह परछाई से बाहर आया और सीधा सवाल किया, क्या निर्देशक सचमुच मानते हैं कि दुनिया में ऐसी चीजें हैं जो पैसे से नहीं हो सकती? डेमियन नकाबपोश वेटर की ओर मुड़ा और पूछा कि वह उस खास समय और जगह पर ऐसा दार्शनिक सवाल क्यों पूछ रहा है। विकर ने उसे परेशान करने के लिए विनम्रता से माफी मांगी और बताया कि उसे पैसे की सीमाओं के बारे में पिछली बातचीत बहुत दिलचस्प लगी थी। फिर विकर ने अपने ही सवाल का जवाब देते हुए कहा कि वाकई कुछ चीजें ऐसी हैं जो पैसे से नहीं हो सकती। डेमियन ने बालकनी की रेलिंग से ऊपर देखते हुए दृढ़ता से सहमति जताई और कहा कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं। उसने अपना दर्शन समझाया और कहा कि पैसा सिर्फ एक लक्ष्य हासिल करने का एक जरिया है। उसने आसमान की ओर देखा और कहा कि पैसे से जो चीजें हासिल नहीं की जा सकती वे तारों जितनी ही अनगिनत हैं और यही सीमाएं मानवता की पहचान का एक हिस्सा है। बातचीत खत्म करते हुए डेमियन विकर के पास से चला गया और उसे स्पष्ट चेतावनी देते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने वेटर को सलाह दी कि उसके जैसे लोगों के लिए छिपकर सुनना एक खतरनाक शौक है और अपनी जबान पर लगाम लगाना लंबी जिंदगी की कुंजी है। जैसे ही डेमियन जाने के लिए मुड़ा, विकर ने उसे एक आखिरी रहस्यमय सवाल पूछकर रोक दिया। उसने पूछा, उन अनगिनत तारों में से जिन्हें पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, कौन सा सबसे दूर और सबसे चमकीला है? विकर की लाल आंखें चमक उठीं जब उसने अपनी विनाशकारी आखिरी पंक्ति कही। उसने सुझाव दिया कि सबसे चमकीला, सबसे असंभव तारा शायद अपनी मृत बेटी से मिलने का मौका है। यह शब्द डेमियन पर एक जोरदार प्रहार की तरह लगा। उसका चेहरा सदमे और भय से मुड़ गया, जिससे पता चला कि विकर ने अभी अभी उसका सबसे गहरा और सबसे दर्दनाक राज उजागर किया है। गुस्से से लाल और गुस्से से तमतमाए डेमियन ने कहा कि नकाबपोश वेटर को शब्दों की समझ नहीं है। उसने अपनी अलंकृत तलवार निकाली और कहा कि उसकी बदतमीजी की कीमत पर वह उसका एक हाथ काट लेगा। एक गुस्से से चीखते हुए डेमियन आगे बढ़ा और अपनी तलवार को जानलेवा इरादे से घुमाया। हालांकि
विकर ने आश्चर्यजनक रूप से आसानी से हमले का सामना किया। उसके हाथ में एक चमकता हुआ लाल खंजर दिखाई दिया और उसने बिना किसी प्रयास के तलवार के वार को रोक दिया, जिससे डेमियन को यकीन नहीं हुआ। राक्षसी दिखने वाले ब्लेड को पकड़े हुए विकर ने शांति और स्पष्ट रूप से अपना प्रश्न फिर से पूछा, क्या तुम अपनी बेटी से नहीं मिलना चाहते, डेमियन? अपनी चरम सीमा पार कर डेमियन गुर्राया, यह महसूस करते हुए कि उसके प्रतिद्वंद्वी को मौत का कोई डर नहीं है। उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और उसकी तलवार शुद्ध स्वर्ण ऊर्जा से भरी एक दांतेदार चेनसॉ जैसी ब्लेड में बदल गई, जिसे उसने अपार बल से नीचे गिरा दिया। लेकिन हमला बेकार था। अपने लाल खंजर के एक ही जोरदार वार से विकर ने डेमियन के हथियार को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया। इस प्रहार के जोर से डेमियन लड़खड़ाकर पीछे हट गया। उसका चेहरा पसीने और गहरे सदमे से भर गया। पूरी तरह से पराजित और अभिभूत होकर उसने इस रहस्यमय और असंभव रूप से शक्तिशाली वेटर की असली पहचान जानने की मांग की। पूर्णिमा के चांद के नीचे आत्मविश्वास से खड़ा उसका लाल खंजर अशुभ शक्ति से चमक रहा था। विकर ने अपना परिचय दिया। उसने बताया कि वह नाइट हाउंड है और डेमियन के साथ सौदा करने आया है। ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।